टू ऑल ऑफ यू, आई एम डॉक्टर हर्षिता। आज हम पूरे सेल यूनिट जो है इंक्लूडिंग सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल उसका भी आज हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले जो सेल है वो पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है डॉक्टर बनने के लिए, या इवेंचुअली ऐसे ही नॉर्मली भी आपको अगर अपने बॉडी को पढ़ना है तो सेल को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेल बेसिकली है क्या? कोशिका। तो कोशिका क्या? हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई जो है वो है हमारी सेल। अब सेल को सबसे पहले देखा किसने था? वो इधर आ जाओ। सेल को सबसे पहले देखा किसने था? हमारे रॉबर्ट हुक ने देखा था। दिख रहा है? हाँ। तो रॉबर्ट हुक जो थे वो आए हमारे और उन्होंने सबसे पहले सेल को देखा। उन्होंने किस में देखा? कॉर्क का डायसेक्शन किया। तो उन्होंने देखा कि ये जो सेल है ये डेड सेल है, इसमें मुझे कोई भी मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है। क्यों? अरे तो उन्होंने लिया ही नॉन लिविंग थिंग को था, तो डेड सेल ही तो देखने को मिलेगा उनको। तो बेसिकली उनको क्या दिखा? ऐसे कंपार्टमेंट्स नज़र आए उनको। कैसे? हेक्सागोनल कंपार्टमेंट नज़र आए और उन्होंने इसको नाम दे दिया सेलुला। क्या बोला? सेलुला नाम दे दिया। लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा? वो थे एंटन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। वो एक बेसिकली बहुत अच्छे क्या थे? माइक्रोस्कोपिक डेवलप कर, उनके पास काफ़ी अच्छा माइक्रोस्कोप था एक्चुअली। जो हमारा रॉबर्ट था उसके पास क्या था? क्रूड सा माइक्रोस्कोप था। और ल्यूवेन के पास क्या था? एक डेवलप्ड माइक्रोस्कोप था, इसलिए वो काफ़ी अच्छा स्टडी कर पाए। तो कभी वो पॉन्ड से वाटर ले आता, उसको देख लेता, कभी वो आरबीसीज देखता। तो उसमें देखा उसने सेल को कि सेल्स जो है हमारी, इसके अंदर लाइफ है, लाइफ प्रेजेंट है। तो बेसिकली इसने बता दिया था कि इसके अंदर एक फ्लूइड है जिसको ये प्रोटोप्लाज्म बोलता था, कि ये प्रोटोप्लाज्म है। इसके बाद में हमारा जो आया था, हाँ, इसने एक एनिमल क्यूल भी नाम दिया था बिकॉज इसको मूवमेंट नजर आई थी ऑर्गेनिजम्स की। अब वो ऑर्गेनिजम्स नहीं थे, सेल ऑर्गेनली थी हमारी। उसके बाद में हमारे कौन थे? रुडोल्फ वर्चो थे। इन्होंने थ्योरीज दी थी। कौन कौन दो साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले थ्योरी दिया था? आपका था एमजे मैथियास थे, स्केलेडिन, और एक आपके कौन थे? थियोडर शुआन थे। जो सक्सेसफुल था वो कौन था? रुडोल्फ वर्चो था। मैथियास जो कि क्या था? बॉटनिस्ट था आपका। और आपका थियोडर शुआन क्या था? आपका जूलॉजिस्ट था। तो प्लांट पे स्टडी करके उसने क्या देखा कि सेल जो है, बहुत सारे सेल जो मिलकर क्या बना रहे हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये किसने बोला? आपके एमजे ने बोला है, मैथियास, स्केलेडिन ने बोला है। और आपके थियोडर शुआन ने क्या बोला कि मैंने एक थिन आउटर मेम्ब्रेन देखी है, जिसको उसने आजकल क्या बोलते हैं अपन? तो किसने बोला? थियोडर। एक थिन मेम्ब्रेन देखिए जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और रुडोल्फ वर्चो ने उन दोनों की थ्योरी को मर्ज किया बिकॉज इन दोनों की थ्योरी क्या थी? एक्सेप्ट नहीं करी गई थी। तो उन्होंने क्या करा? मर्ज किया। किसने किया? रुडोल्फ ने किया। मर्ज किया और अपनी एक थ्योरी रिप्रेजेंट कर दी कि सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बनती है, जो ये दोनों नहीं बता पाए थे। तो बेसिकली हमारे रुडोल्फ वर्चो जो थे वो मास्टरमाइंड थे एंड काफ़ी स्मार्ट भी थे वो। बात समझ में आ गई है? अब एक मिनट। सेल बेसिकली इसका डेफिनेशन होता क्या है सेल का? ये बताओ मुझे। तो सेल इज द, क्या है सेल? स्ट्रक्चरल फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब सेल जो है टू टाइप्स में आपका है, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। अब प्रोकैरियोट क्या होता है? यूकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रो मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, बिगनिंग ऑफ न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस है ही नहीं, वो प्रो हो गए आपके। यूकैरियोट मतलब यू मीन्स ट्रू न्यूक्लियस, परफेक्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऐसा जो आगे जाके डिवाइड करेगा, वो यूकैरियोट जो हम लोगों में मिलता है, एनिमल्स में मिलता है। प्लांट्स में न्यूक्लियस मिलता है क्या? मिलता है। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस मिलता है क्या? नहीं मिलता है। मोनेरा जो किंगडम है आपका, उसके अंदर, मोनेरा के अंदर
आपका बैक्टीरिया आता है, जो आपका प्रोकैरियोट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसकी स्टडी हम करेंगे अभी थोड़ी देर में। ऑलराइट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, ये बैक्टीरिया आ गया आपका। अब बेसिकली बैक्टीरिया के 3 कैप्सूल्स थे, आउटर वन ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद वाला सेल वॉल, एंड थर्ड वन इज जिसको सब लोग घेर के बैठे हुए हैं या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल आपकी किसकी बनी हुई है बैक्टीरिया में? पेप्टिडोग्लाइकेन। किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है। मैडम पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? बताया था। पेप्टिड मतलब प्रोटीन, ग्लाइकोन मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, या ग्लाइकोन मतलब शुगर्स भी हो सकती है आपकी। कुछ शुगर्स का मैंने नाम लिया था, जो ये थी, नैग एंड नैम करके थी, पता है? अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल सेल के अंदर बेसिकली डिफरेंस है क्या हमारे। आप इसको देखो बैक्टीरिया को अच्छे से, इसके पास राइबोसोम्स है। क्या प्लांट के पास है? हाँ है राइबोसोम। एनिमल के पास चलते हैं, इसके पास राइबोसोम्स है क्या? राइबोसोम्स, ये रहा हमारा राइबोसोम्स है। तो तीनों के पास राइबोसोम्स होते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या बैक्टीरिया के पास? ऑफ कोर्स है। क्या यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी? अच्छा, ये ऑर्गेनल्स है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है ना, ऑफ कोर्स। ये प्लांट सेल के कंपोनेंट्स है। एनिमल सेल में होती है सेल मेम्ब्रेन? ऑफ कोर्स होती है, ये रही। तो तीनों में बराबर राइबोसोम और सेल मेम्ब्रेन तो होती है, इट मींस। अब सेल वॉल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, बट ये जो सेल वॉल है आपकी, ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव पे निर्भर है, जो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ग्राम पॉजिटिव में आपकी एक थिक लेयर होती है, और इसमें एक बिल्कुल थिन लेयर होती है, और एक और लेयर होती है जो किसकी थी? किसकी थी? ग्लाइकोसैकेराइड की थी आपकी। और ये किसकी है? पेप्टिडोग्लाइकेन की है। एनिमल सेल के अंदर क्या सेल वॉल होती है क्या? नहीं होती है, सेल वॉल एब्सेंट। क्यों? ऐसा क्यों? बैक्टीरिया के अंदर है, प्लांट के अंदर है सेल वॉल, पर एनिमल सेल के अंदर नहीं है। अरे हमें रिक्वायरमेंट नहीं है ना सेल वॉल की, हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसा एंजाइम है लाइसोसोम, जो सेल वॉल को अगर बन भी जाएगी तो वो तोड़ देगा। बिकॉज बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम नहीं मिलता है। प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम होता है, पर कभी कभी क्या होता है, जैसे वैक्यूल जो होता है वही लाइसोसोम का काम करने लग जाता है, वो मैं आगे दिखाऊंगी आपको कैसे। तो बेसिकली आपका जो बैक्टीरिया होता है हमारे बॉडी में, जैसे ही वो एंटर करता है तो थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन के से बन करके हमारे अंदर एंटर करता है। फिर हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, उस लेयर को तोड़ते हैं, फिर जाके हम लोग सही होते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इसके पास साइटोप्लाज्मा है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी, लाइसोसोम होता है, और माइटोकॉन्ड्रियाज है, आपका एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है इसके अंदर, एंड सेंट्रियोल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज जब डिस्कस करेंगे प्लांट एनिमल में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेंट्रियोल, जो होता है प्लांट्स में नहीं मिलता है, एनिमल के अंदर मिलता है। गॉट इट? नेक्स्ट, अब मैं क्या बता रही थी आपको, नैग और नैम का चेन बता रही थी मैं आपको। ये देखो, ये किससे जुड़े हैं? ऊपर नीचे पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये प्रोटीन लेकर के आ रहे हैं, और आपस में किससे जुड़े हैं? ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हैं। बात समझ में आ रही? ये आपका किसका डायग्राम है? सेल मेम्ब्रेन का। ये लिपिड्स देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से चेन बनती हुई नजर आती है। अब यही सेम चेन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव पे निर्भर करती है। जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास कि मेरे पेट में बहुत दर्द है या इन्फेक्शन हो गया है, जब इन्फेक्शन की बात आती है
तो हम टेस्ट कराते हैं कि ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, एंटीबायोटिक्स लिखते हैं। गॉट इट। तो ग्राम पॉजिटिव के ऊपर हमने क्रिस्टल वॉयलेट डाला तो उसका कलर डार्क वॉयलेट हो गया, और ग्राम नेगेटिव का कैसा हो गया, वो भी रिमेन सेम है, थोड़ा सा डार्क और है, स्टेन्ड है। उसके बाद में आयोडीन डाला हमने, थोड़ा लाइट हो गया, दोनों लाइट हो गए, पता नहीं चल रहा है कौन सा बैक्टीरिया है हमारा। उसके बाद में हमने अल्कोहल डाला तो ग्राम नेगेटिव ट्रांसपेरेंट हो गया, एंड आपका ग्राम पॉजिटिव कैसा है, रिमेन सेम। उसके बाद में जब सेफरिन डाला तो अभी ट्रांसपेरेंट तो था ही सही, तो सेफरिन पिंक कलर का होता तो उसने पिंक कलर पकड़ लिया, और वो डार्क पे अगर लाइट कलर डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका कैसा होता है, ग्राम नेगेटिव पिंक कलर में होता है, एंड ग्राम पॉजिटिव कैसा होता है, वॉयलेट कलर होता है। समझ आई बात। अब ये देखो, ये जो नैगो नैम आपको चेन बता रही थी पेप्टिडोग्लाइकेट की, वो देखो, इसको पूरे फॉर्मेट को देखो अच्छे से। ये नैगो नैम आपके सेल मेम्ब्रेन से अंदर आ रहे हैं। क्या है, शुगर्स है ना, ग्लाइकेन क्या है, शुगर्स है। ये देखो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ में आ रहे हैं, दिख रहा है, पी फॉर पेप्टाइड बॉन्ड ओनली, नीचे आ रहे हैं। अब ये क्या है, ऑटोलाइसिस हो रहा है, अभी दिखाऊंगी कैसे होगा वो। चेन बनते बढ़ रही है, चेन सर्कल में मैंने बताया था पूरा जलती चलेगी, ये नैगो नैम आकर के जुड़ते चले जाएंगे। ट्रांसग्लासरोज पे हो रहा है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक है। क्रॉस लिंकिंग हो रही है, जो कि मैंने ऐसे बताई थी इस तरीके से। तो ये चेन जो है क्रॉस लिंकिंग में चलेगी। ये बात समझ में आई। तो आपका ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा है, क्रॉस लिंकिंग हो रही है। किसकी वजह से होगी क्रॉस लिंकिंग, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो आपस में जुड़े हैं, ऊपर से पेप्टाइड बॉन्ड होंगे तो क्रॉस लिंकिंग होगी। बात समझ में आई। सेल मेम्ब्रेन की हम लोग बात करते हैं। ये आपके कौन है, कार्टून्स नहीं है, आपके फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है। ये क्या है, फॉस्फेट है, एक मिनट, हाँ, ये क्या है आपके फॉस्फेट्स हैं, और ये क्या है, लिपिड्स हैं। बेसिकली आपका कैसा दिखता है, इस तरीके का, एक सेकेंड ना, इस तरीके का आपका मेम्ब्रेन नजर आता है। इस तरीके से बहुत सारे फॉस्फेट लगे होते हैं लिपिड से, और अंदर इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड आउटर में पेरिफेरल प्रोटीन्स लगे रहते हैं। बात समझ में आई। अब आ जाओ। अब हमने दो टाइप के हमने ट्रांसपोर्ट देखे थे सेल मेम्ब्रेन के अंदर। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, नीचे आ जाओ, हाँ ठीक है। अब हमने सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ट्रांसपोर्ट देखे थे। हमने देख लिया था कि सेल मेम्ब्रेन जो है फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, बाई लेयर है हमारी। और क्या देखा था हमने उसके अंदर, कुछ प्रोटीन्स लगे हुए थे जो चैनल की तरह काम करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, कुछ अंदर की तरफ लगे हैं पेनिट्रेट करते हुए, एंड कुछ बाहर की तरफ लगे हुए हैं। अब बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव की। पैसिव हमारा कैसा था, अलोंग, ये मैं बार बार लिखती हूँ कि मेरा फेवरेट है, अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करता है। और एक्टिव अगेंस्ट, ए फॉर अगेंस्ट याद कर लो, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करता है। इस डायग्राम को ध्यान से देखो। फैसिलिटेड डिफ्यूजन का सबसे एग्जांपल आपका क्या है, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, हाई टू लो में जाता है। अब अगर कुछ चीजें नहीं जा पाती, मान लो लिपिड को, क्या है लिपिड कैसा है अपना, हाइड्रोफोबिक है, एंड आपका फॉस्फेट कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। अब कुछ चीजें जो हमारा लिपिड पास नहीं करने देगा, उसके लिए कुछ क्या लगे, चैनल्स लगे इस तरीके से। अब आप देखो ये इस तरीके से चीजों को निकाल रहा है। इधर आओ, इस वाले डायग्राम में देखो अब आप, हाँ अब देखो आप,
एक्टिव के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, बहुत सारा सोडियम जो है सेल के बाहर लगा रहता है। बाहर कहाँ, बिल्कुल बाहर नहीं, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर ही लगा रहता है। और पोटेशियम आयंस कितने सारे हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर है, साइटोप्लाज्म के बाहर भी है। तो वो क्या करते हैं, कुछ सोडियम को अंदर भेजते हैं और बहुत सारा साथ में पोटेशियम लेके ऊपर चले जाते हैं। तो इसी के अंदर आप देखो, ये आपके पोटेशियम आयन अंदर है और सोडियम ऊपर लगे हुए हैं। समझ में आ रही है ये वाली बात? चलो, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के आप अंदर देखो, एटीपीस लग रहे हैं ना, एटीपीस लग रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगेंस्ट में काम कर रहा है, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो एनर्जी लगेगा हमारा एक्टिव के अंदर। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चले। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑलराइट। तो अब हमारा स्टार्ट होता है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। क्या स्टार्ट होता है? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम स्टार्ट होता है। ये आपका क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो कि पोरस है। न्यूक्लियर पोर भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप भी बोल सकते हैं। कहाँ से आई थी? हमने न्यूक्लियस में पढ़ा था। न्यूक्लियस की जो कवरिंग है उसी से ही हमारी क्या निकल रही है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकल रही है। अब बेसिकली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपके क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी बॉडी होता है, लाइसोसोम होता है, अगर प्लांट है तो वैक्यूल होता है, और क्या यही होता है? और क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज रफ ईआर एंड द सेकंड वन इज स्मूथ ईआर। रफ ईआर के पास क्या थे? राइबोसोम्स थे बहुत सारे। ये देखो राइबोसोम्स लगे हुए हैं, ये देख रहे हो राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स कहाँ से निकल के आ रहे थे? न्यूक्लियस पे जंप करो। न्यूक्लियस के अंदर एक स्टेन लाइक स्ट्रक्चर थी, ये आपका न्यूक्लियस है। इधर आ जाओ, ये न्यूक्लियस है आपका। यहाँ पे एक ऐसी स्टेन लाइक स्ट्रक्चर थी। ये स्ट्रक्चर क्या थी? न्यूक्लियोलस थी। क्या है न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस क्या है? आरएनए का साइट है, जहाँ पे आरएनए सिंथेसिस क्या है आपका? आरएनए का साइट है। ये आरएनए सिंथेसिस हो रहा है। आरएनए से आपका क्या बनेगा? राइबोसोम्स बनेंगे। ये राइबोसोम्स क्या होंगे? प्रोटीन प्रोडक्शन करेंगे। यही राइबोसोम्स निकल के न्यूक्लियर पोर से बाहर निकल के ईआर की मेम्ब्रेन पे आ रहे हैं, मतलब ईआर पे आ रहे हैं। तो ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जहाँ पे आपके नहीं है राइबोसोम्स। ये देखो यहाँ पे नहीं है, और ये टिब्यूल्स टाइप निकल रहा है, तो ये स्मूथ ईआर हो गई है आपकी। बात समझ में आ रही है? अब ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन प्रोडक्शन का काम करते हैं। ये वेसिकल के फॉर्म में। अच्छा सुनो मेरी बात को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेसिकली आपका सिस्टर्नी, ये जो सिस्टर्नी निकल रही है इस तरीके से, ये सिस्टर्नी बोलते हैं। वेसिकल्स के बने हुए हैं। वेसिकल्स बेसिकली है क्या? उसके अंदर प्रोटीन भरा हुआ है, जो राइबोसोम्स भर भर के भेज रहा है। तो ये क्या करेगा? प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा वेसिकल के थ्रू। किसको देगा? हमारे गोल्जी एपरेटस को देगा। गोल्जी एपरेटस बेसिकली है क्या? पोस्ट ऑफिस है। क्या है? पोस्ट ऑफिस है। मैडम पोस्ट ऑफिस कैसे? अरे यार, हम लोग किसी को कुछ भेजना होता है तो हम किसी के थ्रू भेजते हैं ना, तो ये पोस्ट ऑफिस का काम करेगा। अब ये वेसिकल को लेगा, इसके अंदर जाएगा, चेकिंग होगा सब जगह। गोल्जी एपरेटस के जो इसको चाहिए होगा वो रख लेगा। जैसे अच्छा प्रोटीन जो है वो रख लेगा अच्छे से। हाँ, उसकी वापस पैकेजिंग करेगा। जो वेस्ट मटेरियल है उसकी वो पैकेजिंग, बड़ी बड़ी पैकेजिंग करके निकाल देगा बाहर। तो वो से बेसिकली क्या होता है? लार्ज वेसिकल्स मैंने क्या बताए थे? लाइसोसोम्स होते हैं। वो लार्ज वेसिकल्स ही क्या होते हैं आपके? लाइसोसोम्स होते हैं। तो क्या करते हैं? वो सेल मेम्ब्रेन को से बाहर निकलते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका क्या हो गया है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलो, न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। यस, तो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली आपका प्लास्टिड था। प्लास्टिड्स के अंदर हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। क्या थी? एक है ल्यूकोप्लास्ट,
पूरा रिवीजन चल रहा है आपका यहाँ पे, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी मैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या था? ल्यूकोप्लास्ट के पास कोई कलर्स नहीं है, बट स्टोरेज है हमारा। क्या है? स्टोरेज है। क्रोमोप्लास्ट के पास क्या है? बहुत सारे कलर्स ही कलर्स है। आज हम हमारे जितने भी फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, सबके पास कलर्स किसकी वजह से है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे मिलता है? प्लांट्स में मिलता है, फोटोसिंथेसिस होता है जहाँ पे एटीपीज बनते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या है? आपके ग्रेनम्स है। ये क्या है? सब कुछ ग्रेनम। और ये क्या चीज है? थाइलोकॉइड। थाइलोकॉइड है। अब आपके स्ट्रोमा है, ये बीच में क्या है? स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा के अंदर आपका क्या चलता है? डार्क रिएक्शन या कैल्विन रिएक्शन चलता है। लाइट रिएक्शन कहाँ चलता है? आपका थाइलोकॉइड के अंदर चलता है। बात समझ में आ रही है? एंड एडीपी से एटीपी बनता है, तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट में क्या था बच्चों? एक आपका था एल्यूरोप्लास्ट था, एल्यूरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, और एक क्या था? ये एलियोप्लास्ट था। अमाइलोप्लास्ट क्या था? स्टार्च या ग्लाइकोजन का स्टोरेज। एलियोप्लास्ट प्रोटीन का स्टोरेज। एलियोप्लास्ट क्या था आपका? ऑयल या लिपिड्स का स्टोरेज था। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चले। न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में आपने न्यूक्लियस पढ़ा है। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके। अब न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली होता क्या है? क्या डीएनए, जो 2 मीटर का डीएनए था अपना, वो फोल्ड हो करके इस न्यूक्लियस के अंदर आकर के रहता है, जो मैंने आपको बताया था। तो ये बेसिकली आपका ये जो डीएनए है, ये क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए मिलकर के क्या बनाते हैं? आपके क्रोमेटिन। क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन फाइबर बनाते हैं, या क्रोमेटिड बोल सकते हो आप। तो न्यूक्लियस से आपका क्या निकल रहा था? ईआरबी निकल रहा था यहाँ से। जहाँ से क्या निकल रहे थे? राइबोसोम। और इसकी मेम्ब्रेन कैसी है? पोरस है। कैसी थी? पोरस थी। यहाँ पे आपका न्यूक्लियोलस भी था। क्या था? न्यूक्लियोलस। ये आपका स्ट्रेन लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियोलस है, जहाँ पे आरएनए सिंथेसिस हो रहा है। इसी से आपके क्या हो रहे हैं? राइबोसोम्स बनेंगे। बात समझ में आ रही है? अब डीएनए के स्ट्रैंड को ही हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं, जो बिखरे पड़े रहते हैं। उसी को अपन हिस्टोन प्रोटीन के साथ लपेट के क्या बना देते हैं? क्रोमोसोम बना देते हैं। ये रहा हमारा क्रोमोसोम। क्या है? सेंट्रोमियर है, पी आर्म, क्यू आर्म। अब देखो पे एक चीज बतानी है आपको, इसी के पास में अगर मैं इससे अटैच होकर ऐसे बना लूं तो क्या बुरी बात है? अच्छी बात है ना। तो ये क्या होता है? सिस्टर क्रोमेटिड नहीं होते हैं क्या? ये डुप्लीकेट होता है। ये 2 क्रोमोसोम नहीं है, एक ही क्रोमोसोम है, जस्ट डुप्लीकेट, परछाई टाइप का। बात समझ में आई? ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ये भी अपन ने देख लिया था। आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आज पढ़ा है अपन ने। अब ये है आपका इंटरफेस और आपका माइटोसिस। सेल साइकिल के 2 पार्ट्स हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। क्या थे आपके? सेल साइकिल, इंटरफेज एंड एम फेज थे। इंटरफेस बेसिकली डिवाइडेड इनटू G1, G0, S एंड G2। एम फेज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। बात समझ में आ रही है? इंटरफेज एक ऐसा फेज था जहाँ पे सेल क्या हो रही थी? प्रिपेयर हो रही थी। कितने आवर लगते हैं सेल साइकिल को कंप्लीट होने में? 24 आवर लगते हैं। कितने? 24 आवर्स, 1 डे। और इंटरफेस कितना टाइम लेता है? ये इंटरफेस आपका कितना टाइम लेता है? ये इंटरफेस यहाँ तक, G2 तक।
और ये यहाँ तक, ये 23 आवर्स लेता है। और ये जो आपका माइटोसिस है ये 1 आवर लेता है। बात समझ में आई है? चलिए आगे चलते हैं। अभी आपका है, पहले उसको पढ़ लेते हैं एक चीज को, हाँ, इंटरफेस एंड माइटोसिस को पढ़ लेते हैं अपन। क्या लिखा है? बिलो आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। तो बेसिकली इंटरफेस की बात करते हैं। ये आपका न्यूक्लियस है, इसमें क्रोमेटिड फाइबर्स लगे हुए हैं, फिर सिस्टर क्रोमेटिड बन रहे हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से एक दूसरे में लिपटे हुए हैं प्रोफेज फेज में। अब प्रोमेटाफेज मतलब अर्ली फेज यार, अर्ली फेज ये। तो सेंट्रियोल्स आ जाएंगे यहाँ पे। सेंट्रियोल से क्या होगा? ये सेंट्रियोल्स हैं, इससे स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाएंगे आपके। उसके बाद पे आपका यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे लेट प्रोफेज लिखो। क्या होगा? आपका जो क्रोमोसोम्स हैं आपके वो स्पिंडल फाइबर्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना। यहाँ पे काइनेटोकोर्स है, ये आपका सेल है। और ये तो शक्ल बन गई है एक आग की, ठीक है। अब देखो मेटाफेज के अंदर क्या हो रहा है? इक्वेटर पे आ रहे हैं क्रोमोसोम्स आपके, और ये बेस्ट है, बेस्ट टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स। एनाफेज के अंदर क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो रहा है। क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। ये देखो अवे जा रहे हैं, पोल्स पे जा रहे हैं, और आधे आधे सेंट्रोमियर के साथ में जा रहे हैं एनाफेज के अंदर। एंड इसके बाद पे देखो आपका सेल जो है पिंच भी है, अंदर की तरफ ग्रूव्स भी आ चुके हैं इसके अंदर। और टीलो में क्या होगा? टीलोफेज में आपका ऑलमोस्ट पिंचिंग, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है पिंचिंग। और आपका यहाँ पे क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाएगा, 2 डॉटर सेल के अंदर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो आगे चले। ये देखो ये क्या है? इंटरफेस है। एक मिनट, ये क्या है? आपका इंटरफेस है। इंटरफेस में ऐसा ही है, कैसा है? इस तरीके से है। उसके बाद में ये कौन सा फेज आ जाएगा? आपका प्रोफेज है, हाँ ठीक है, सॉरी ये प्रोफेज है ना, हाँ ये प्रोफेज है। इंटरफेज में हाँ ऐसा है। ये आपका कैसा है? मेटाफेज है। इस पे क्या हो रहा है? ये इक्वेटर पे आ रहे हैं, ये अभी जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपका टीलोफेज है। ये आपका प्रोफेज वो है, लेट है, लेट सॉरी लेट, और ये अर्ली फेज है। ये आपका क्या है? एनाफेज है। एनाफेज बिगिनिंग है, ये भी आपका एनाफेज ही है। ये आपका टीलोफेज है, जहां पे दोनों डिवाइड होते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट डिवाइड हो जाएंगे वो। बात समझ में आई? चलिए मियोसिस और मियोसिस 2 की बात करेंगे। क्या है मियोसिस? बेसिकली मियोसिस क्या है आपका? मियोसिस फर्स्ट जो है आपका 2 डॉटर सेल बनाएगा, और मियोसिस सेकंड जो है आपका 4 डॉटर सेल बनाएगा। ये क्या है? हैप्लॉइड है, और ये क्या है? डिप्लॉइड है। इंटरफेस के अंदर ये कैसा नजर आ रहा है आपका? कैसा नजर आ रहा है भाई? प्रोफेज में ये क्या बुके स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपका? अब प्रोफेज फर्स्ट के अंदर आप ये देखो LZPDD, इसके बाद में मेटाफेज में जाएगा, जो कि आपका क्या था? लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लॉइड, डाइकाइनेसिस था। बात समझ में आ रही है? अब वापस ये कैसे हैं? इक्वेटर पे आ गए हैं। एनाफेज में वापस ये दूर दूर चले गए हैं। उसके बाद में वापस से सेकंड में आओ, प्रोफेज सेकंड में वही आपके क्रोमोसोम से प्रॉपर तरीके से मेटाफेज में कैसे हो रहे हैं? मिडिल में आने की कोशिश कर रहे हैं, बट एनाफेज में देखो आप इनके ध्रुव से दूर जा रहे हैं। और टीलोफेज में क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहे हैं, सेपरेशन हो रहा है आपका। बात समझ में आई? तो ये आपका क्या था? सेल साइकिल था। ये देखो आप, ये देखो मियोसिस सेकंड के अंदर प्रोफेज में क्या हो रहा है आपका? प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस सेकंड की बात हो रही है, तो प्रोफेज सेकंड नहीं है,
तो टू डॉटर्स है, बाइवेलेंट देखने को मिलेगा, हमें टेट्राड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टेट्राड मिल रहा है, ये आपको याद रखना है। काइस्मेटा कौन सी स्टेज है, काइस्मेटा कौन सी स्टेज है, जहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रॉस ओवर। ये आपका क्रोमोसोम है, ये क्रॉस ओवर होगा। तो ये कैसा हो जाएगा क्रॉस ओवर होकर के, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये क्रॉस ओवर हो गया। तो जहाँ पे ये होगा उसको ही हम क्या बोलते हैं, काइस्मेटा बोलते हैं। बात समझ में आ गई है। तो ये आपका पूरा सेल यूनिट है। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कभी भी बोल सकते हैं। थैंक यू।